ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शन का सवाल सुनकर रश्मि के होश उड़ गए थे, मगर किसी तरह उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन संभालने थे। वह अंदर से पूरी तरह से घबरा चुकी थी, मगर किसी तरह उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह बात सबको पता नहीं चलने दी थी। फिर अचानक अपने फ़ोन की ओर देखकर रश्मि ने दर्शन से कहा, मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर यह सब काम मिस्टर एक्स ने किया है तो हो सकता है कि मेरे दोस्त ने मेरे कहने के बाद भी यह काम ना किया हो और उसी दरमियान यह काम मिस्टर एक्स ने कर दिया हो। रुको, मैं अभी पता लगाती हूँ। यह कहते हुए रश्मि अपना फ़ोन लेकर कमरे के कोने में चली गई। कॉरिडोर में खड़ी अनिका की ओर देखते हुए भूमिका ने कहा, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम किसी के लिए कोई काम करती हो तो उसे यह बात बताना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तुम्हारी क्रेडिट कोई और ले जाएगा। और यहाँ वही हुआ है। न सिर्फ इस रश्मि ने तुम्हारा क्रेडिट अपने सर पर ले लिया, बल्कि तुम्हारी ही की हुई मदद को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके अब वो ऑफिस में सबकी फेवरेट बनना चाहती है। यहाँ तक कि खुद कैप्टन डिसिल्वा ने तुम्हारे लिए अपने मन में एक राय बना ली है, जो कि सरासर गलत है। कैप्टन डिसिल्वा भी जानते थे कि इस वक्त वह भूमिका को यह बोलने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि न सिर्फ अब अनिका के पास सबूत था, बल्कि अब पूरे डिपार्टमेंट की सिंपैथी भी अनिका के साथ थी। स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करता हर ऑफिसर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार था। उन्हें रश्मि ने जो सच दिखाया था वही सच उन लोगों ने देख लिया। स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करता हर इंसान सबूत पर विश्वास रखता था। जब अनिका ने सबूत पेश किया तब उनकी आंखें खुल गईं। स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग नहीं जानते थे कि रश्मि ऐसा क्यों कर रही थी, मगर उन्हें अपने किए पर अफसोस हो रहा था। सभी ऑफिसर ने एक के बाद एक अनिका से माफ़ी मांगना शुरू किया। वह लोग अपनी हरकत पर बेहद शर्मिंदा थे। जब बाकी ऑफिसर अनिका से माफ़ी मांग रहे थे तभी इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में चमक आ गई थी। अभी अभी जो सारी बातें कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास से कही थी वह सारी बातें खूब कैप्टन डिसिल्वा पर लागू होती थी, मगर किसी तरह इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने आप को शांत रखा। वह जानते थे कि मन ही मन कैप्टन डिसिल्वा खुद जान चुके थे कि वह कितने गलत थे। इस वक्त वहां खड़े हर ऑफिसर के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर रश्मि ने ऐसा क्यों किया था। जब उसने वह काम नहीं किया था तो उस काम का क्रेडिट अनिका से छीनकर वह खुद क्यों लेना चाहती थी। कुछ ही देर बाद अपना फोन हाथ में लिए रश्मि कॉरिडोर के बीच जमा भीड़ के पास आई और दर्शन और कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहने लगी, देखो कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दरअसल मैंने अपने दोस्त, जिनका नाम मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, मगर हाँ, आप लोग जिसे वाई के नाम से जानते हैं, उसे हमारी मदद के लिए कहा था। मगर अभी अभी उसने मुझे मैसेज करके बताया कि दरअसल कल रात को हुआ क्या था। यह कहते हुए रश्मि ने अपना फ़ोन दर्शन के हाथ में थमा दिए। दर्शन रश्मि के फ़ोन पर वाई का भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, माफ़ करना, मगर तुमने जब मुझे मदद के लिए कहा तो मैं उसकी सिस्टम हैक करके उसकी सिस्टम में हो रही गड़बड़ी को सुधारने की कोशिश करने लगा। मगर मैं उनके सिस्टम में जब पहुंचा तब पहले से ही मिस्टर एक्स ने उनके सिस्टम पर अपना काबू कर लिया था और सारी परेशानियों को दूर कर दिया था। सिस्टम बिल्कुल ठीक चलने लगा था और उसके बाद मैं तुम्हें यह सब कुछ बता नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरे काम में उलझ गया था। यह मैसेज पढ़कर दर्शन हैरान रह गया। इस मैसेज का मतलब साफ था कि रश्मि ने जो कुछ भी कहा था वह पूरी तरह से गलत नहीं था। रश्मि ने अपना फ़ोन फिर से अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने जानबूझकर किसी का क्रेडिट अपने सर पर लेने की कोशिश की है। बाकी सब लोग रश्मि की इस बात पर इतना गौर नहीं कर रहे थे, मगर वहीं पास बैठी अनिका रश्मि की यह बातें ध्यान से सुन रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मिस्टर वाई जैसा कोई कंप्यूटर सिस्टम एक्सपर्ट था ही नहीं। मिस्टर वाई के नाम से अकाउंट ऑपरेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित, जो कभी किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, वह रश्मि के साथ आखिर इतना मिलजुल क्यों बढ़ा रहा था।
कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी काम रोहित को करवाना होता था तो वह अपने आईटी डिपार्टमेंट के हेड सैम की मदद लेता था, मगर ऐसे वह किसी राह चलते इंसान के लिए नहीं करता था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रश्मि ने रोहित पर ऐसा क्या जादू कर दिया था कि रोहित उसकी मदद के लिए इतना उतावला हो रहा था। जब सब लोग अनिका को सॉरी कहने के बाद रिलैक्स होने के लिए अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे, तभी भूमिका के फोन पर रोहित का कॉल आया। जैसे ही भूमिका ने कॉल उठाया तब रोहित ने भूमिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? भूमिका रोहित से बात करने के लिए ऑफिस की गैलरी में चली गई। वहां भूमिका ने रोहित से कहा, वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी कंपनी के लिए काम कर रहे मिस्टर वाई ने अनिका के नाक में दम कर रखा है। क्या तुम जानते हो, इस डिपार्टमेंट में एक नकचड़ी लड़की है जो अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारे डिपार्टमेंट के मिस्टर वाई की मदद से यह सब कुछ कर रही है। तुम जरा टीम वालों से कहो कि उस लड़की की बातों में आकर उसे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वह तुम्हारी बात ना माने तो उसे नौकरी से निकाल दो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी कंपनी के उस मिस्टर वाई की वजह से मेरी होने वाली भाभी को कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी के उस मिस्टर वाई को छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले कि भूमिका यह कहकर अपना कॉल डिस्कनेक्ट करती, रोहित ने भूमिका से कहा, अरे मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कंपनी का कोई आदमी किसी के साथ दोस्ती रखता है, उसके लिए मैं उसे काम से नहीं निकाल सकता। सबकी पर्सनल लाइफ होती है, मगर इतनी सी बात के लिए अनिका मुझसे क्यों नाराज है? जरा उसे कहोगे मेरे मैसेज का रिप्लाई करें। भूमिका ने भी अपनी नाक पर उंगली फेरते हुए रोहित से कहा, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं अनिका भाभी के साथ हूँ। यह कहते हुए भूमिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहाँ जब सबको इस बात पर यकीन हो गया कि यह पूरी की पूरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो सब लोगों ने इस बात को बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मानकर भूलने की कोशिश की। रश्मि अनिका के पास आकर कहने लगी, देखो मुझे माफ़ कर देना, मैं तो इन लोगों से पहले भी कह रही थी कि यह सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। किसने मदद की है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी मदद हुई है यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मेरे दोस्त ने मदद की है, मगर देखो यहाँ तो बाजी पूरी उलटी हुई गई। मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी हुई थी और मदद तो तुम्हारे दोस्त ने हमारी की थी। अनिका जानती थी कि रश्मि दोस्ती और हमदर्दी के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही थी, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए अनिका अपना सामान उठाकर अपनी केबिन के अंदर चली गई। जैसे ही केबिन के अंदर जाकर अनिका ने अपना लैपटॉप स्विच ऑन किया, कैप्टन डिसिल्वा अनिका की केबिन में आए। कैप्टन ने आते ही अनिका उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी सीट से खड़ी हो गई। कैप्टन डिसिल्वा ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए अनिका से कहा, अगर तुम मिस्टर एक्स को इतनी अच्छी तरह जानती हो तो उन्हें हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए कन्विंस क्यों नहीं करती? अनिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कैप्टन डिसिल्वा जिस मिस्टर एक्स की बात कर रहे थे वह खुद अनिका थी और वह डिपार्टमेंट के लिए ऑलरेडी काम कर रही थी। अनिका ने बात बनाते हुए कैप्टन डिसिल्वा से कहा, वह क्या है ना कि मिस्टर एक्स कंपनी के काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास और कोई काम करने के लिए फुर्सत हो। इस बात का जवाब देते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देश के लिए काम करना हो तो वक्त की नहीं जज्बे की ज़रूरत होती है। क्या तुम अपनी ही कंपनी में काम कर रहे एक एम्प्लॉय को मना नहीं सकती? अनिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक रश्मि ने अंदर आते हुए कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर सॉरी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तब आपकी बात मेरे कानों पर पड़ी। अगर मिस्टर एक्स बिजी हैं तो क्या मैं अपने दोस्त यानी कि मिस्टर वाई जो रोहित मारवा की कंपनी के लिए काम करते हैं उनसे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की बात कर सकती हूँ? रश्मि के मुंह से यह बात सुनते ही कैप्टन डिसिल्वा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रश्मि की पीठ थपथपाते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, इसे कहते हैं देश और डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम किसी तरह मिस्टर वाई को हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कन्विंस कर सको तो, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने ही अकड़ में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादा अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं। मगर मुझे खुशी है कि तुम ऐसा नहीं हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती हो। क्या तुम उन्हें अभी मैसेज करके यह बात पूछ सकती हो? अनिका अपनी नज़रें टेढ़ी करके रश्मि का रिएक्शन देखने लगी।
रश्मि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे अपनी नज़रें झुकाकर कैप्टन डी सिल्वा से कहा, ठीक है, अक्सर मैं और मेरे दोस्त रात को चैटिंग किया करते हैं, तभी एक बार मैं उससे पूछ लूँगी। हो सकता है इस वक्त वो बिजी हो और मेरे मैसेज का जवाब ना दे। कैप्टन डी सिल्वा ने फिर से मुस्कुराते हुए रश्मि की पीठ थपथपाई और कहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस किसी तरह अपने दोस्त को कन्विंस करो कि वो हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाए। अनिका मन ही मन फिर से काफ़ी चिढ़ने लगी थी। रश्मि अनिका का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका किसी भी तरह इस पूरे चक्कर को एक ही बार में ख़त्म करना चाहती थी। मन ही मन अनिका यह भी सोच रही थी कि आखिर रश्मि का रोहित के साथ रिलेशन क्या था। वह क्यों इतनी कॉन्फिडेंस थी कि रोहित उसकी मदद करेगा। अनिका नहीं जानती थी कि क्या सचमुच रोहित के साथ ही बात कर रही थी रश्मि, या कोई और रश्मि को मिस्टर वाई के नाम से बेवकूफ़ बना रहा था। अनिका के केबिन में यह सारी बातें चल रही थी, तभी अचानक आईटी डिपार्टमेंट का जूनियर दौड़कर आया और रश्मि और कैप्टन डी सिल्वा की ओर देखकर कहने लगा, हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है, मगर मुझे लगता है इस बार हैक करने वाला मिस्टर एक्स नहीं है, कोई और है। उस ऑफिसर की बात सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। कैप्टन डी सिल्वा और रश्मि के साथ साथ बाकी ऑफिसर और दर्शन भी आईटी डिपार्टमेंट की ओर दौड़कर लगाने लगे। जब वो लोग आईटी डिपार्टमेंट के कमरे के अंदर पहुंचे तो कुछ लोग लगातार कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहे थे। सबके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा मॉनिटर रखा हुआ था, जिस पर एक स्केलेटन दिखाई देने लगा था। कैप्टन डी सिल्वा ने दर्शन से पूछा, क्या है यह स्क्रीन पर, क्या नजर आ रहा है? दर्शन खुद काफी हैरान था। यह सब कुछ देखकर दर्शन ने अपने एक साथी ऑफिसर से पूछा, क्या हुआ, यह सिस्टम किसने हैक किया है, कितना नुकसान पहुंचा है हमारे सिस्टम को? तभी उस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, सर कुछ पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। हैकर ने कोई मैसेज नहीं भेजा है, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उसका मकसद क्या है। यह सारी बातें जब चल रही थी तब अनिका भी धीरे से आईटी डिपार्टमेंट के कमरे में दाखिल हुई। स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा था वह देखकर खुद अनिका भी हैरान हो गई थी। तभी अचानक उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक मैसेज टाइप होने लगा। जब वह मैसेज पूरा हुआ तो सब लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ मैसेज देखकर हैरान हो गए। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आपका सिस्टम जिसने हैक किया है वह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर एक्स का सबसे बड़ा कंपटीटर मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई का नाम पढ़ते ही डिपार्टमेंट के सभी लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी नजरें जमाकर अगले मैसेज का इंतजार करने लगे। दर्शन खुद भी उस मैसेज को देखकर हैरान था, मगर वह अच्छी तरह जानता था कि स्पेशल डिपार्टमेंट के सिस्टम को हैक करना इतना आसान नहीं था। स्पेशल डिपार्टमेंट के सिस्टम को अगर कोई इस वक्त हैक कर सकता था तो वह सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स या मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मिस्टर वाई कर सकते थे। बाकी सारे ऑफिसर मन ही मन यह सोचने लगते थे कि इस तरह से सिस्टम को हैक करके मैसेज भेजने के पीछे आखिर मिस्टर वाई का क्या मकसद हो सकता था। सभी लोग धीमी आवाज में एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। शायद अनिका और रश्मि के बीच में जो टक्कर चल रही थी उसके बाद रश्मि ने अपने दोस्त मिस्टर वाई से सारी बातें कही हो और वह बीती रात सिस्टम को हैक करके सिस्टम में गड़बड़ी किसने हटाई थी उस राज से पर्दा उठाने वाले हो। क्योंकि एक बात तो सभी के लिए साफ थी कि जिसने भी सिस्टम हैक किया था वह उस सिस्टम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो अब तक डिपार्टमेंट की सारी फाइल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट उसने सिस्टम से एक्सपोर्ट कर लिए होते, मगर सारा डाटा बिल्कुल सुरक्षित था। इसलिए दर्शन और उसकी टीम को यह यकीन था कि जिसने भी इस वक्त सिस्टम हैक किया था वह सिर्फ उनके साथ बात करना चाहता था। दर्शन ने उस हैकर की बात का रिप्लाई देते हुए कहा, आप हमसे क्या बात करना चाहते हो? क्या कोई मैसेज है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हो? तभी सिस्टम पर फिर से एक मैसेज टाइप होने लगा जो सभी लोगों को मॉनिटर के जरिए दिखाई देने लगा। मैसेज में लिखा था, मैं आप सब लोगों को एक बात की क्लेरिफिकेशन देने आया हूँ। पहली यह कि सचमुच मैं मिस्टर वाई हूँ और दूसरी यह कि मैं किसी भी रश्मि नाम की लड़की को नहीं जानता। आपके डिपार्टमेंट को मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप लोग मिस अनिका को बता सकते हैं। उनके कहने पर मैं ज़रूर आपकी मदद कर दूंगा। यह मैसेज पढ़ते ही पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हैरान रह गया। उन्होंने यह
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रश्मि उनसे इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। सभी लोग अपनी नजरें घुमाकर रश्मि की ओर देखने लगे। रश्मि को ऐसा लग रहा था कि भरे बाजार में किसी ने उसे जोर से थप्पड़ जड़ दिया था। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया था। धीरे धीरे रश्मि ने खांसना शुरू कर दिया। इस बार इंस्पेक्टर अब्बास को भी यह एहसास हो रहा था कि सचमुच रश्मि को अपने किए की बिल्कुल ठीक सजा मिली थी। इंस्पेक्टर अब्बास अपना सीना चौड़ा करके कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखने लगे। कैप्टन डिसिल्वा जानते थे कि कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास और उनके बीच में जो कोल्ड वार चल रही थी उसमें इंस्पेक्टर अब्बास की जीत मिली थी। सबके सामने यह बात साबित हो गई थी कि कैप्टन डिसिल्वा ही की चहेती रश्मि झूठ बोल रही थी। तभी अचानक रश्मि ने अपनी जगह से खड़े होकर कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखकर कहा, हो सकता है कि यह इंसान मिस्टर वाई हो ही ना। हो सकता है कि यह कोई मामूली हैकर हो जो मुझे बदनाम करने के लिए यह सब कुछ कर रहा हो। मुझे लग रहा है कि वह मेरे खिलाफ कोई साजिश है। इस बार लोगों को रश्मि की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर वह सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस में थे, इसलिए किसी भी केस के हर पहलू की जांच करना उनका पेशा था। तभी दर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सभी से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आकर जो कुछ भी कह रहा है वह झूठ है, क्योंकि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये किसी भी मामूली हैकर का काम नहीं हो सकता जो हमारे सिक्योरिटी को तोड़कर हमारे सिस्टम को हैक कर सके। यह काम इस वक्त सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, या तो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वह स्पेशल हैकर मिस्टर एक्स या मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हैकर मिस्टर वाई। इसलिए यह जाहिर सी बात है कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है, और जिसने अभी हमारे सिस्टम पर अपना काबू बना कर रखा है वह मिस्टर वाई है। दर्शन की बात सुनने के बाद डिपार्टमेंट के सारे लोगों को धीरे धीरे यह विश्वास होने लगा था कि रश्मि के चेहरे से नकाब हट चुका था। कैप्टन डिसिल्वा भी गुस्से से अपने सामने खड़ी रश्मि की ओर देखने लगे। रश्मि के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था, जो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने डिफेंस में क्या करे। तभी अचानक उसे एक बात याद आई। उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, मुझे लगता है जो इंसान पिछले कई दिनों से मिस्टर वाई बनकर बात कर रहा है वह मुझसे झूठ बोल रहा था। आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो देखें मेरे मोबाइल में, मैं कई दिनों से उसके साथ चैटिंग कर रही हूँ। यह सुनकर रश्मि ने दर्शन को अपना मोबाइल दिखाया, जिसमें उसके मिस्टर वाई के साथ हो रही काफ़ी चैटिंग नज़र आ रही थी। रश्मि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उनकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। अब रश्मि ने से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लोग उसे शक की नज़र से देख रहे थे। तभी किसी ने दर्शन से यह भी पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक रश्मि ने हमें जितनी भी बातें बताई है वह बड़े बड़े लोगों को जानती है, जैसे कि ब्लैक कैट, यह सारी बातें झूठी हैं। साथ ही ऑफिसरों के मुंह से यह बात सुनते ही रश्मि ने दर्शन के हाथों से अपना फ़ोन लिया और दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले में जाकर फुट फुट कर रोने ही वाली थी। बाकी ऑफिसरों का ध्यान फिर से अपने काम पर लाने के लिए इंस्पेक्टर अब्बास ने सभी ऑफिसरों से कहा, अब बहुत हो चुका, अपने अपने काम पर ध्यान दो। हम सब स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, किसी भी बातों पर इतना जल्दी यकीन हमें नहीं करना चाहिए। इसमें गलती रश्मि की नहीं हमारी थी कि हमें बिना जांच के उसकी बात पर विश्वास किया। इस तरह किसी भी नए मेंबर पर विश्वास करना हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। भले ही इंस्पेक्टर अब्बास यह सारी बातें अपने जूनियर से कह रहे थे, मगर इंस्पेक्टर अब्बास की बातें उनके पास खड़े कैप्टन डिसिल्वा को चुभ रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो, इससे एक बात और साफ होती है कि मिस रश्मि स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर बनने के अभी काबिल नहीं हुई है। अगर उनकी यह बात भी मान ली जाए कि कोई उन्हें मिस्टर वाई के नाम से बात करके धोखा दे रहा था, तो यह बात साबित करती है कि उनको लोगों की पहचान करने की परख नहीं है और अभी फील्ड पर भेजने के लिए उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग करनी होगी। इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात चाहे कितनी भी सही थी, मगर कैप्टन डिसिल्वा को उनकी हर बात तीर की तरह चुभ रही थी। भले ही बातें रश्मि के खिलाफ हो रही थी, मगर कहीं न कहीं इसमें शर्मिंदगी कैप्टन डिसिल्वा को महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद सभी स्टाफ के लोग अपने अपने काम पर लग गए। किसी को यह पता नहीं था कि आखिर रोती हुई रश्मि कहाँ चली गई थी।
अनिका जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, अनिका के मोबाइल पर रोहित का कॉल आने लगा। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त मिस्टर वाई बनकर जो स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा था। मगर इस वक्त रोहित का कॉल देखकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित के कॉल करने के पीछे का मकसद क्या था। क्या रोहित अनिका के मुंह से थैंक्स सुनना चाहता था? जब अनिका ने रोहित का कॉल रिसीव किया तो रोहित बड़ी ही सॉफ्ट और धीमी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रोहित ने कहा, अगली बार अगर तुम्हें मुझसे किसी भी चीज को लेकर नाराजगी हो तो सीधे मुझे बताओ। इस तरह मेरा फोन मैसेज अवॉइड करके तुम हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही हो। रोहित की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका और रोहित पति पत्नी थे और अनिका को रोहित पर शक हो रहा था कि वह उसकी जानकारी के बाहर रश्मि से कोई अफेयर चला रहा था। इससे पहले कि अनिका रोहित की इस बात का जवाब देती, रोहित ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मगर जरा यह तो सोचो कि जिसके पास तुम्हारे जैसी जितनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो वह भला किसी और की तरफ मुंह उठाकर क्यों देखेगा। अब रोहित ने अनिका को अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया था। अनिका रोहित के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी न किसी तरह वह रोहित को रोक नहीं पा रही थी। रोहित ने अपनी अगली बात अनिका से कही, मैंने तुम्हारे लिए अपने IT डिपार्टमेंट के हेड से कहकर स्पेशल डिपार्टमेंट की सिस्टम हैक करवाई। फिर उसने चैटिंग की जिसमें काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया मेरा। मुझे लगता है तुम्हें मेरे बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करनी चाहिए। इस बार रोहित अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे पहले अनिका ने रोहित से पूछा, किस तरह की भरपाई? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, क्यों ना हम दोनों एक डिनर डेट पर जाएं? अनिका को लगा हमेशा की तरह रोहित बच्चों के साथ डिनर पर जाने की बात कर रहा था, मगर तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ तुम और मैं, किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं तुम्हें जल्दी लोकेशन भेज दूंगा। रोहित की आवाज़ काफ़ी रोमांटिक लग रही थी। अनिका रोहित को मना नहीं करना चाहती थी, मगर इससे पहले कि अनिका रोहित से कुछ कह पाती, रोहित ने अनिका से कहा, मैं तुम्हें जल्दी लोकेशन भेज दूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे भी यह 2 दिन जो तुम मुझसे दूर रही हो वह 2 दिन मेरे लिए 2 साल की तरह बीते हैं। अब और ज़्यादा दूरी मुझसे नहीं सही जाती। देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून शायराना अंदाज में अनिका के साथ बात कर रहा था। वह सुनकर अनिका की सांसें जम गई थी। रोहित का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद जब अनिका ने अपनी नजरें उठाई तो सामने के शीशे में अनिका को अपनी रिप्लिकेशन नजर आने लगी। अनिका यह देखकर हैरान थी कि रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। अनिका अपने ही रिएक्शन पर हैरान होने लगी थी। वहाँ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में अपनी केबिन में बैठा हुआ रोहित मारवा अपना पैर टेबल पर रखकर अपने रिवॉल्विंग चेयर को यहाँ वहाँ घुमाने लगा। रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे डाल दिए और कुछ गुनगुनाने लगा। तभी रोहित की नज़र अपने पीछे खड़े चिराग मेहता पर पड़ी। चिराग मेहता अपने हाथों में एक फाइल और एक पेन पकड़कर रखा था। अपने बॉस को चिराग मेहता ने इससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। चिराग मेहता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित को इस हालत में देखना चाहिए था या नहीं। जल्दी से रोहित के सामने फाइल रखते हुए चिराग मेहता ने कहा, बॉस, यहाँ पर आपकी कुछ सिग्नेचर चाहिए। रोहित ने जिंदगी में पहली बार बिना पढ़े ही बताई गई जगह पर अपने सिग्नेचर कर दिए। चिराग मेहता रोहित के इस बर्ताव से और ज़्यादा हैरान हो गया था। रोहित ने फिर से अपने दोनों हाथ अपने पीछे रखे और गुनगुनाने लगा। चिराग जब रोहित के ऑफिस से बाहर निकल रहा था तब उसे रोकते हुए रोहित ने पूछा, अरे चिराग, जरा सुनना। चिराग के पांव वहीं पर जम गए। चिराग को ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उसका पूरा शरीर कांपने लगेगा। चिराग मेहता ने ऐसी कई फिल्में देखी थी जहां एक करोड़पति हीरो की जगह उसका हमशक्ल बैठ जाता है। आज रोहित को देखकर उसे भी कुछ इसी तरह का एहसास हो रहा था। जब चिराग मेहता ने मुड़कर रोहित की ओर देखा तो रोहित ने चिराग से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी को मेरे अलावा और भी कोई अच्छी तरह हैंडल कर सकता है? चिराग ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बॉस, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए। आपके अलावा मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक ही पल में बिखर जाएगी। मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सोच रहा हूँ अगर यह कंपनी ही ना होती तो ना मेरे पास इतना वक्त होता
ना मेरे वक्त पर किसी का कंट्रोल होता, ना ही मेरे बर्ताव पर मुझे कोई जज करता। बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जब चाहता जो चाहता वह कर सकता। रोहित की ऐसी बातें सुनकर चिराग बिल्कुल हैरान रह गया। चिराग को अब डर लगने लगा था। चिराग मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह कुछ देर और रोहित के सामने रुका रहा तो वो शायद इसके बाद कंपनी को बैंकक्रप्ट करने की प्लानिंग में लग जाता। स्पेशल डिपार्टमेंट में अनिका जब कैप्टन डिसिल्वा की बुलाए हुए कॉन्फ्रेंस में पहुंची तब कैप्टन डिसिल्वा सबसे कह रहे थे, चलो यह तो पता चल चुका है कि रश्मि मिस्टर वाई को नहीं जानती थी, मगर एक बात साबित हो चुकी है कि रश्मि ब्लैक कैट को जरूर जानती है। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर रश्मि बार बार लोगों को अपनी पहचान दिखाकर क्या साबित करना चाहती थी। इस बार भी अनिका यह अच्छी तरह जानती थी कि रश्मि झूठ बोल रही थी, क्योंकि जिस ब्लैक कैट के बारे में रश्मि बात कर रही थी वह और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका ही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कैप्टन डिसिल्वा ने सभी से कहा, देखो जो हो गया उसे भूल जाओ। हो सकता है किसी बेहद चालाक आदमी ने रश्मि की अपनी बातों में फंसाया हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हर बार उसे किसी ने फंसाया हो। इस बार हमारे पास पक्के सबूत हैं कि रश्मि ब्लैक कैट को अच्छी तरह जानती है। तभी एक ऑफिसर ने अपना हाथ ऊपर करते हुए रश्मि की ओर देखकर पूछा, हम सबको पता है कि आपकी मिस्टर वाई से सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी, मगर इस बार क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि आप जिस पर की बात कर रही हैं वह वाकई में ब्लैक कैट है? क्या आप उनसे मिली हैं? रश्मि की आंखें अभी भी काफ़ी लाल थी। उनका चेहरा देखकर यह बात साफ पता चलती थी कि रश्मि घंटों तक अकेले में जाकर रोई थी। रश्मि की आवाज़ काफ़ी धीमी और फीकी हो चुकी थी, मगर रश्मि ने अपनी नज़रें झुकाकर लोगों से कहा, देखिए मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक ऑफिसर होने के नाते मुझे लोगों की पहचान होना जरूरी था, मगर किसी तरह मैं उस आदमी की बातों में आकर बेवकूफ़ बन गई। जो हो चुका मैं उससे मिटा नहीं सकती, मगर हाँ आप लोगों को इतना भरोसा दिलाती हूँ कि जिस ब्लैक कैट के बारे में मैं बात कर रही हूँ यह वही ब्लैक कैट है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटेरोगेशन में महारत हासिल की है। मैं खुद एक साइकेट्रिस्ट हूँ और अपने तौर तरीकों से मुजरिमों के पास इंटेरोगेशन करके उनके दिल में छुपे गहरे राज निकलवाना जानती हूँ। मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि आज की डेट में अगर कोई सबसे शातिर इंटेरोगेटर है तो वह है ब्लैक कैट, और मैं उससे पर्सनली मिल चुकी हूँ। इसलिए आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि इस बार ना मेरे साथ कोई धोखा हुआ है और ना ही आप लोगों के साथ कोई धोखा होगा। रश्मि की बात सुनकर सारे ऑफिसर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कैप्टन डिसिल्वा यह महसूस कर रहे थे कि अभी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सारे लोग रश्मि की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी भारी आवाज में लोगों से कहा, देखो बीती बातों को भूल जाना चाहिए। यही हम ऑफिसरों की खासियत है और हमें तो खुश होना चाहिए कि आखिरकार जिस ब्लैक कैट की मदद के लिए हम इतने दिनों से भटक रहे थे वह ब्लैक कैट आखिरकार हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। बस हमें मिस रश्मि का एक छोटा सा प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। यह सुनते ही सब लोग बड़े ही ध्यान से देखकर कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनने लगे। कैप्टन ने सभी से कहा, ब्लैक कैट ने रश्मि से कहा है कि वह कुछ ही देर में उसे एक सवाल की लिस्ट भेजेंगे। हम सभी ऑफिसरों को उस सवालों की लिस्ट के जवाब देने हैं। जवाबों को एनालाइज करने के बाद रश्मि और ब्लैक कैट मिलकर एक प्लान बनाएंगे जिससे क्रिस्टोफर के आदमियों से राज उगलवाने में हमें आसानी होगी। हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब से हमने क्रिस्टोफर के आदमियों को पकड़ा है उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। हमारे पास ये आखिरी मौका है उनका मुंह खुलवाने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मिस रश्मि को इस काम में मदद जरूर करेंगे। सारे लोग इस हैरानी में थे कि आखिर गुंडों के पास सवालों के जवाब निकलवाने के बजाय रश्मि उन्हें क्यों सवाल पूछना चाहती थी। तभी अचानक भूमिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह किस तरह की प्लानिंग है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो लड़की इतनी बड़ी नाकामी का सामना कर चुकी है, क्या उसी लड़की पर हम इतने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए भरोसा कर सकते हैं? कैप्टन डिसिल्वा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि भूमिका को स्पेशल डिपार्टमेंट में सरकार की तरफ से भेजा गया था।
इसलिए कैप्टन डिसिल्वा भी भूमिका के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते थे। भूमिका की बातों का जवाब देते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, रश्मि एक मॉडर्न टेक्निक इंट्रोड्यूस करना चाहती है, खतरनाक मुजरिम के पास गहरे राज उगलवाने के लिए। मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी कोशिशें थी अब तक वह नाकाम रह चुकी है। तो मुझे यह लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट को नई तकनीकों का सहारा लेना चाहिए और मिस रश्मि हमें मॉडर्न टेक्निक से वाकिफ करवाना चाहती हैं, तो उसमें हर्जी क्या है। यह बात तो तय है कि हर पुरानी चीज़ को कभी न कभी नई चीज़ों से बदल दिया जाता है, वह चाहे मशीन हो, इंसान हो या मुजरिम से राज उगलवाने के तरीके। यह कहने के बाद कैप्टन डिसिल्वा ने सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, चलिए कुछ ही देर में आप सबको वह फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको सवालों के जवाब देने होंगे। अपने ऑफिसरों को यह बात समझाने के बाद कैप्टन डिसिल्वा ने रश्मि की ओर देखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक मेरे टेबल पर सारे रिपोर्ट्स होंगे। मैं जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं। हमें इस नई इंटेरोगेशन टेक्निक को जल्द से जल्द अमल में लाना होगा। यह कहते हुए कैप्टन डिसिल्वा कॉन्फ्रेंस रूम छोड़कर चले गए। सारे ऑफिसर फिर से काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। आखिरकार वह ब्लैक कैट के साथ इंटरेक्ट करने वाले थे। अनिका अभी भी हैरानी से कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच बैठे रश्मि की ओर देख रही थी। रश्मि के हाथों में रुमाल था और वह धीरे से अपना नाक पोंछ रही थी। रो रो कर उसका चेहरा और नाक लाल हो चुका था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शर्मिंदगी उठाने के बाद भी वह लड़की फिर से एक नई शर्मिंदगी को गले लगाने के लिए इतनी उतावली क्यों थी। तभी भूमिका ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यार अगर यह लड़की सचमुच ब्लैक कैट को जानती है तब तो सचमुच यह लड़की कमाल है। अनिका नहीं जानती थी कि भूमिका भी ब्लैक कैट की इतनी बड़ी फैन थी। अनिका ने भूमिका की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हें ब्लैक कैट पसंद है? भूमिका ने अपने मुंह में रखे चिंगम चबाते हुए कहा, ब्लैक कैट के बारे में किसने नहीं सुना? अंडरवर्ल्ड का मसीहा है वह। अच्छे के लिए अच्छा, बदमाशों के लिए बदमाश। बस एक बार उसकी शक्ल देखने को मिल जाए, मुझे यकीन है वो जरूर काफ़ी डार्सिंग और हैंडसम होगा, बिल्कुल बॉलीवुड की हीरो की तरह। अनिका मन ही मन भूमिका पर हंसने लगी। बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका ने भूमिका से कहा, लेकिन यह तुमसे किसने कह दिया कि एक लड़का ही होगा? हो सकता है वह एक औरत हो। भूमिका अनिका की यह बात सुनकर अपने मुंह में रखे च्युइंगम फुलाने लगी। तभी कुछ साथी ऑफिसर रश्मि के पास जाकर पूछने लगे, अच्छा अगर तुम ब्लैक कैट को मिली हो तो जरा हमें भी बताओ कि ब्लैक कैट आखिर है कौन, कैसा दिखता है, उसके काम करने का तरीका क्या है? क्या हम लोग भी जो भी जवाब लिख कर देंगे वह ब्लैक कैट पर्सनली पढ़ेगा? भूमिका भी रश्मि के पास आकर पूछने लगी, अब बता भी दो, अगर तुम सच में उसे जानती हो तो कुछ तो बताओ ब्लैक कैट के बारे में। आखिर कौन है ब्लैक कैट? क्या वह कोई लड़का है या लड़की? कम से कम यह तो बताओ। भूमिका की बात सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में जितने भी लड़के मौजूद थे वह मुस्कुराते हुए भूमिका से कहने लगे, अगर ब्लैक कैट कोई लड़की हुई तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक लड़के आपस में इस बात को लेकर कमेंट करने लगे कि कौन ब्लैक कैट के साथ शादी करना चाहता था। अचानक पूरे कमरे का वातावरण काफ़ी लाइट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग किसी स्पेशल डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। तभी सबको शांत करते हुए रश्मि ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग ब्लैक कैट के इतने बड़े फैन हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं इतना तो ज़रूर कर सकती हूँ, कल जब मेरी ब्लैक कैट के साथ मीटिंग होगी तब आप में से किसी 2 लोगों को मैं अपने साथ रखूँगी। आप लोग ब्लैक कैट को पर्सनली हाय हेलो कह सकते हैं। रश्मि का कॉन्फिडेंस देखकर अनिका को रश्मि पर पहले से ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन थी यह लड़की, कहाँ से आई थी और झूठ बोलने में इससे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला था। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि बेचारी रश्मि को एक बार शर्मिंदगी का एहसान उठाना होगा, मगर कहीं न कहीं अनिका यह भी जानती थी कि रश्मि जैसी लड़कियां जो इम्पोर्ट्स पाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकती थी वो यह डिजर्व करती थी। अनिका से अब रश्मि का यह सर्कस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल से उठकर सीधे कैलाश के इंटेरोगेशन रूम की ओर चली गई। हर बार की तरह रूटीन चेकिंग कर आने के बाद अनिका जब अपने कमरे के अंदर आई तो अनिका ने देखा कि कैलाश बिल्कुल आराम से कमरे के कोने में बैठे सोफे पर लेटे हुए थे।
उन्हें देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इस वक्त स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत में थे। अनिका को देखते ही वह अपनी जगह से खड़े हो गए और कहने लगे, अरे अनिका, आज तुम खाली हाथ आई हो? क्या श्रेया ने आज मेरे लिए लंच नहीं भेजा? यहाँ का खाना काफ़ी बोरिंग होता है, पता नहीं यह लोग क्या बनाते हैं। अनिका से अब कैलाश का यह बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह उनके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई और कहने लगी, अंकल, आप यहाँ किसी होटल में नहीं आए हैं। जो सर्विस के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको हिरासत में लिया गया है। आप यह बात इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? कैलाश ने अनिका को शांत करते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता और तुम भी मेरी फिक्र करना छोड़ दो। यूँ समझ लो कि मैं वह चिड़िया हूँ जो जानबूझकर पिंजरे में कैद हुई है। मैं जब चाहूँ, जहाँ से चाहूँ, पिंजरा खोलकर उड़ सकता हूँ। यह बात कहने के बाद कैलाश अपने होठों पर उंगली रखी और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम यह सारी बातें मेरे मुंह से निकलवाना चाहती हो? क्या है कि इस डिपार्टमेंट में दीवारों की भी कान होते हैं। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कैलाश से कहा, देखिए अंकल, मैं नहीं जानती कि आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ आपको श्रेया के बारे में कुछ बताने आई हूँ। श्रेया का नाम सुनते ही कैलाश के चेहरे पर काफ़ी सीरियसनेस आ गई। उन्होंने अनिका से पूछा, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? शादी के बाद उस घर में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि श्रेया शादी से पहले भी वहीं गुलेरिया हाउस में रहा करती थी। तब और अब में कोई खास फर्क नहीं था। अगर आकाश और श्रेया के रिश्ते में अब कोई फर्क आया था तो वह सिर्फ कागजी फर्क था। मगर अनिका जानती थी कि कैलाश को श्रेया की फिक्र थी, इसलिए उन्हें समझाते हुए अनिका ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है, मगर आप एक बात भूल रहे हैं कि अभी अभी श्रेया और आकाश की शादी हुई है। वह दोनों हनीमून पर जाना चाहते हैं 2 दिन बाद। उनकी फ्लाइट, होटल और बाकी सारी बुकिंग पहले से हो गई है। मगर अब श्रेया ने यह कह दिया है कि अगर आपकी हिरासत के बारे में उसे डिटेल में सब कुछ नहीं बताया गया तो वह अपने हनीमून के सारे प्लान कैंसिल कर देगी। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैं श्रेया को कहूँ भी तो क्या कहूँ, जबकि मैं ही नहीं जानती कि आप यहाँ किसकी वजह से रुके हैं और कब तक रुकने वाले हैं। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद कैलाश ने अपना सर झुका लिया। कुछ देर तक सोचने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, मेरी बेटी से कहना कि वह अपने प्लान में कोई बदलाव न लाए। मेरी वजह से मेरी बेटी की खुशियों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और मैं आने भी नहीं दूंगा। 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट है। मैं भी ठीक 2 दिन बाद अपनी बेटी से मिलने आऊँगा और उसके बाद वह बेफिक्र होकर अपने पति के साथ हनीमून पर जा सकती है। मेरा यह छोटा सा मैसेज मेरी बेटी तक पहुंचा देना। उससे कहना कि उसका बाप बहुत जल्द उसे मिलने आ रहा है। कैलाश ने जिस कॉन्फिडेंस से अनिका को कहा था कि वह श्रेया के हनीमून से पहले जरूर श्रेया से मिलने आएंगे, यह सुनकर कहीं न कहीं अनिका ने भी राहत की सांस ली और कैलाश के इंटेरोगेशन रूम से चली गई। वहां से बाहर निकलते ही अनिका सीधे आशीष डोगरा के इंटेरोगेशन रूम के अंदर चली गई। आशीष अपने लिए रखे गए बेड के ऊपर आराम कर रहा था। अनिका ने आशीष को धीरे से जगाया और उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठा दिया। आशीष की आंखें काफी सूज गई थी। धीरे धीरे सांस लेते हुए आशीष अभी भी खांस रहा था। हालांकि अब आशीष की खांसी में बिल्कुल ताकत नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि खांसी कम हुई थी, बल्कि आशीष की खांसने की ताकत कम हो चुकी थी। अनिका ने आशीष को रोज की तरह दवाई दी और फिर से धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। अनिका ने आशीष को कुछ सवाल पूछे, मगर आशीष करवट बदलकर अनिका से मुंह फेर कर लेटा रहा। अनिका जान चुकी थी कि इस वक्त आशीष को कोई सवाल पूछना सही नहीं था और ना ही आशीष अनिका को कुछ बताने वाला था। इसलिए अनिका ने भी बिना वक्त बर्बाद किए आशीष को दवाई देने के बाद उसके पास खड़े ऑफिसरों को कुछ इंस्ट्रक्शन दी और वहां से चली गई। अनिका के जाने के बाद कैलाश अपने कमरे के दरवाजे के पास आया और दरवाजा खटखटाने लगा। कैलाश के इंटरोगेशन रूम के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर चौंक गया। दरवाजे पर बनी एक छोटी सी खिड़की खोलकर उस गार्ड ने कैलाश से पूछा, बताओ क्या काम है तुम्हें? खाना खाना है या पानी चाहिए? कैलाश ने मुस्कुराते हुए उस गार्ड की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कैप्टन डिसिल्वा से मिलना चाहता हूँ। उनसे कहो कैलाश उनसे बात करना चाहता है। कैलाश के मुंह से यह बात सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड को लगा शायद कैलाश क्रिस्टोफर की गैंग से जुड़ी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहता है।
इसलिए दरवाजे पर बनी वह छोटी सी खिड़की बंद करके सिक्योरिटी गार्ड तेजी से कैप्टन डिसिल्वा को बुलाने उनकी कैबिन की ओर चला गया। जब कैप्टन डिसिल्वा ने उस ऑफिसर की बात सुनी तो वह भी ऑफिसर के पीछे पीछे तेजी से चलकर कैलाश के कमरे की ओर आने लगा। जब कैप्टन डिसिल्वा कैलाश अधिकारी के इंटेरोगेशन रूम के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने बाकी साथी ऑफिसर को बाहर रहने के इंस्ट्रक्शन दिए। दरवाजा बंद करने के बाद कैप्टन डिसिल्वा ने सारे सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। वह इस बात की अच्छी तरह तसल्ली कर लेना चाहते थे कि उनके और कैलाश के बीच होने वाली बातें न तो कोई सुन सके और न ही कोई उन्हें देख सके। कैलाश बिल्कुल आराम से अपने बिस्तर पर बैठे थे। जब कैप्टन डिसिल्वा ठीक उनके सामने आकर एक चेयर पर बैठे तो कैलाश ने कैप्टन डिसिल्वा से कहा, मैं तुमसे कहा था कि मैं बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ। तुमने अब तक मेरी मीटिंग नहीं करवाई। कैप्टन डिसिल्वा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कैलाश से कहा, देखो बड़े साहब इस वक्त में नहीं मिल सकते। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। यह खबर सुनकर कैलाश के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कैलाश अधिकारी ने कैप्टन डिसिल्वा से कहा, मगर उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट होंगे। डॉक्यूमेंट के जरिए आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इस बार कैलाश अधिकारी की बात सुनकर कैप्टन डिसिल्वा कुछ इरिटेट हो गए। अपनी जगह से खड़े होते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इंतजार करना होगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, और अगर सचमुच तुम हमारे इन्फॉर्मेंट हो तो तुम्हें ज़रूर छोड़ दिया जाएगा, मगर तुम्हें इंतजार करना होगा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें सज़ा नहीं होगी, मगर इस वक्त हम तुम्हारे बारे में लोगों को बताकर रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है दुश्मन भी अलर्ट हो जाए। कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनकर कैलाश अधिकारी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। वह भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कैप्टन डिसिल्वा से कहने लगे, मगर इस तरह मुझे कब तक 4 दीवारों में कैद रहना होगा? आप समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। जब कैलाश अपनी जगह से खड़े हुए तब कैप्टन डिसिल्वा ने उन्हें गौर से देखा। कैलाश की हाइट तकरीबन 6.5 फुट की थी। उसके गले के पास कई छोटे छोटे टैटू बने हुए थे। उनकी बात करने की स्टाइल, उनका पहनावा देखकर कैप्टन डिसिल्वा एक पल के लिए चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त कैलाश उन पर अटैक करने वाला था। अपने कदम पीछे हटाते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कैलाश से कहा, जरा देखो अपनी ओर। किसी भी एंगल से तुम पुलिस इन्फॉर्मेंट नहीं लगते। तुम बिल्कुल एक इंटरनेशनल डॉन जैसे दिखाई देते हो। यह बात सुनते ही कैलाश के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ परेशानी और मायूसी भी नजर आने लगी। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस देश के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज उसी देश में उनकी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी। दरअसल 25 साल पहले जब कैलाश देश छोड़कर भाग निकले थे, वह एक अंडर कवर एजेंट थे और अपने मिशन को पूरा करने के लिए वह अचानक देश से गायब हो गए थे। तभी पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा अधिकारी, जिसे लोग बड़े साहब के नाम से जानते थे, उनके लिए कैलाश काम किया करते थे। मगर जब वह मिशन पूरा करके वापस आए तब उन पर खून का इल्ज़ाम लग चुका था। कैलाश ने बड़े साहब से कहा कि वह बाहर आकर लोगों को सच बताएं, क्योंकि जब वह खून हुआ था तब वह एक स्पेशल एजेंट होने के नाते मिशन पर देश से बाहर गए थे। मगर तब बड़े साहब ने उन्हें बताया था कि ऐसे स्पेशल मिशन के बारे में कभी खुलकर बताया नहीं जा सकता। वह सारे देश के टॉप सीक्रेट मिशन हुआ करते थे और इस वक्त अगर बड़े साहब ने कैलाश की असली आइडेंटिटी उन्हें लौटा दी तो हो सकता है उन्हें उस खून के जुर्म में सजा हो जाए। कैलाश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वह अपनी आइडेंटिटी बदलकर एक अंडर कवर एजेंट का काम जारी रखे और देश से बाहर चले जाएं। कैलाश के पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बड़े साहब की बात मान ली और देश छोड़कर बाहर चले गए। वह देश के लिए अलग अलग मिशन पूरे करने लगे। सालों बीत गए। कैलाश हमेशा से बड़े साहब की कांटेक्ट में रहते थे। जिस वक्त वह देश छोड़कर गए थे, वह संध्या नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करते थे, मगर देश में सामने उन्हें संध्या और संध्या का प्यार छोड़ना पड़ा। बड़े साहब ने एक दिन उन्हें यह खबर सुनाई कि संध्या ने किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली है। कैलाश संध्या की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कहीं न कहीं संध्या से जुड़ी यादें अपने दिल में रखते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पूरी तरह से देश की सेवा में समर्पित कर दी और एक के बाद एक खतरनाक मिशन पूरे करने लगे। हर बार जब भी कैलाश ने बड़े साहब को देश में वापस आने की रिक्वेस्ट की थी, तभी बड़े साहब ने कैलाश को प्रमोशन मिलने की खबर सुनाई थी।
धीरे धीरे कैलाश एक के बाद एक खतरनाक देश के दुश्मनों को खत्म करके देश को अपने दुश्मनों से निपटाने में मदद करने लगे। ऐसे कई दुश्मन थे जो ऐसे देश में जाकर छुप गए थे जिनके साथ हमारे देश का कोई समझौता या इंटरनल करार नहीं था। इसलिए अंडर कवर रहकर एक अंडर डॉन की हैसियत से ऑपरेट करके कैलाश ने उन लोगों को सजा दी थी और इसके बदले दूसरे गैंग वाले कैलाश को मोटी तगड़ी रकम भी दिया करते थे। धीरे धीरे कैलाश ने अपनी ही पूरी एक गैंग बना ली, जिस गैंग की मदद से वह न सिर्फ काफ़ी पैसे कमा चुके थे बल्कि देश के कई दुश्मनों को अपने अंजाम तक पहुंचा चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था जब अचानक एक दिन बड़े साहब ने कैलाश को एक ऐसा मिशन हाथ में लेने को कहा जो कैलाश के उसूलों के खिलाफ था। क्रिस्टोफर के ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों को वह देश बुलाना चाहते थे, इसलिए कैलाश ने वो काम अपने हाथ में लिया था। उन लोगों को देश के अंदर एंटर करवाने के बाद कैलाश अपने आदमियों के साथ चले जाने वाले थे, मगर तभी उनकी जिंदगी में श्रेया आई और इसलिए इस वक्त वह इस उलझन में फंसे थे। जब कैलाश ने यह सब कुछ सोच रहे थे तभी कैप्टन डिसिल्वा ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। इस वक्त शायद तुम यह सोच रहे होगे कि देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, मगर मैं भी मजबूर हूँ। बिना ऑर्डर मिले या बिना पूरी बात जाने मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब सब कुछ बड़े साहब के हाथ में है। तभी कैलाश ने कैप्टन डिसिल्वा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मगर बड़े साहब ने मुझे वादा किया था कि जिस दिन मैं यह सब कुछ छोड़कर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीना चाहूँगा उसी दिन वह मुझे अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद कर देंगे। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। मेरी बेटी सालों बाद मेरी ज़िंदगी में आई है। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता हूँ। उनके परिवार को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अब मेरे लिए मेरी बेटी के बिना बिताया हुआ कोई पल मुझे मंजूर नहीं है। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कैप्टन डिसिल्वा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं जल्द से जल्द कुछ करने की कोशिश करूँगा, मगर एक बात तुम भी याद रखना, एक बार अगर हम यह बात सबके सामने जाहिर कर देते हैं कि तुम हमारे इन्फॉर्मेंट हो, तो उसके बाद तुम चाहकर भी कभी अपनी पुरानी पोजीशन हासिल नहीं कर पाओगे। ना तुम हमारे एजेंट रहोगे और ना ही हमारे डिपार्टमेंट के साथ तुम्हारा कोई लेना देना रहेगा। अगर तुम एक एजेंट हो तो यह सारे रूल अच्छी तरह जानते हो। कैलाश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बार अगर मेरी असलियत सबके सामने आ गई तो उसके बाद मैं अंडर कवर एजेंट नहीं रहूँगा, मगर अब पिछले 25 साल से यह ड्यूटी निभाते निभाते मेरे कंधे झुक चुके हैं। मैं किसी भी तरह अब अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। कैलाश अधिकारी की बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। कैप्टन डिसिल्वा ने उन्हें फिर से अपने बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, अभी भी ठंडे दिमाग से सोच लो, हम इस केस को किसी भी वक्त सुलझा सकते थे। उन लोगों के कुछ आदमी भी हमारी गिरफ्त में हैं। हम धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ते हुए आज नहीं तो कल उन तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त तुम्हारी असलियत सबके सामने बताना ठीक नहीं रहेगा। जब हम उन लोगों को पकड़ लेंगे उसके बाद अगर तुम अपनी असलियत सब पर जाहिर करो तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हें एक हीरो समझेगी और देश के लोग भी तुम्हें अपना हीरो बना लेंगे। और मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मुश्किलों को अच्छी तरह समझेगी। अगर तुम कहो तो मैं इसी वक्त तुम्हारा देश से बाहर निकलने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं जब बड़े साहब से मिला था तब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ और इसलिए तुम पिछली बार हमारी गिरफ्त में इतनी आसानी से बाहर निकल गए थे। सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ वापस आना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है अब थोड़े और दिन इंतजार तुम्हें करना चाहिए। कैलाश को कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा में बड़े साहब की बातें नजर आ रही थी। जब भी कैलाश ने बड़े साहब को अपने आप की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कही थी तब बड़े साहब यही सारी बातें करके हमेशा कैलाश को रोक लिया करते थे। और आज वही बातें कैप्टन डिसिल्वा के मुंह से सुनकर कैलाश के सब्र का बांध टूट गया था। कैलाश ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कैप्टन डिसिल्वा से कहा, 25 साल तक इस देश के लोगों की सेवा की है मैंने। अपने आप को भूल चुका हूँ मैं। अपना सब कुछ दे दिया है मैंने इस देश की सेवा करने के लिए। जो भी कमाता था वह बड़े साहब को दे देता था ताकि वह यहाँ वहाँ पैसा डोनेट करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं। देश के दुश्मनों से लूटा हुआ पैसा मैं देश के लोगों के लिए भिजवा देता था। अब अगर उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ
तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग भी मेरे जज्बात समझेंगे। मैं किसी भी तरह अगले 2 दिन में यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कैलाश की बातें सुनकर कैप्टन डिसिल्वा यह समझ चुके थे कि कहीं न कहीं कैलाश उन्हें दबे हुए शब्दों में धमकी दे रहे थे। मगर इस बार कैप्टन डिसिल्वा भी चुप रहने वाले नहीं थे। कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी आवाज में थोड़ी गर्माहट लाते हुए कहा, देखो, पहली बात तो यह है कि अभी भी तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता। तुम कई सालों तक देश से बाहर रहे हो, तुम्हारे आचार विचार पर किसका प्रभाव पड़ा है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देश के लड़ने वाले सच्चा सिपाही कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागता। एक बार जो देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है वह कभी ऐसे बातें नहीं करता जिस तरह की बातें इस वक्त तुम कर रहे हो। कैलाश ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, आखिर क्या गलत बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इतने सालों तक मैंने अंडर कवर एजेंट बनकर डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैंने जितना भी पैसा कमाया है वह सब का सब मैं बड़े साहब को भिजवा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए उन पैसों में से। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा रहूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़िंदगी भर एक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए गुंडे की बेटी के तौर पर जानी जाए। अपने माथे से अंडरवर्ल्ड डॉल का निशान मिटाना चाहता हूँ मैं, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। कैलाश की बातों से कैप्टन डिसिल्वा अब अच्छी तरह जान चुके थे कि उनका इरादा पक्का था। वह किसी भी कीमत पर अपना फैसला बदलने वाले नहीं थे। इसलिए अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कैलाश से कहा, ठीक है, फिर मुझे लगता है जब तुमने फैसला कर लिया है तो हमें भी तुम्हारे फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यह फैसला मैं खुद नहीं ले सकता। इसके लिए बड़े साहब को खुद तुमसे मिलने आना होगा। फिर वह जो भी फैसला लेंगे वह मुझे भी मंजूर होगा। यह कहते हुए कैप्टन डिसिल्वा कैलाश के कमरे से बाहर जाने लगे। तभी कैलाश अपनी जगह से उठे और बड़े ही कड़क शब्दों में कैप्टन डिसिल्वा से कहने लगे, सुनो कैप्टन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। 2 दिन में बड़े साहब को यहाँ बुलवाओ। हम दोनों की मीटिंग जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कैप्टन डिसिल्वा को कैलाश की कही हुई बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कैलाश से कहा, कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों की मीटिंग। यह कहने के बाद कैप्टन डिसिल्वा दोबारा बाहर की ओर जाने लगे। तब फिर से कैलाश ने उन्हें रोकते हुए कहा, और हाँ, मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ और स्पेशल डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेंट हूँ। यह बात अनाउंस करने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कैलाश की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इंटेरोगेशन रूम में 2 लोग मौजूद थे। उनमें ज़्यादा बड़ी ऑथोरिटी कैलाश की थी। हालांकि यह बात सच थी, मगर कहीं न कहीं कैलाश का एटीट्यूड कैप्टन डिसिल्वा के ईगो को रास नहीं आ रहा था। मगर कैप्टन डिसिल्वा यह बात कैलाश को जाहिर नहीं करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर कैप्टन डिसिल्वा वहां से बाहर चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात कैलाश ने इसलिए कही थी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यहाँ से बाहर भी निकल गए और लोगों को असलियत अपने मुंह से कहें तो लोग उनकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात बताई जाए तो आजकल के ज़माने में जहां इंटरनेट के जरिए किसी भी न्यूज़ को जल्द से जल्द वायरल किया जा सकता था, वहां लोगों तक यह बात पहुंचने में देर नहीं लगती थी। कैलाश जिसे अब तक लोगों ने एक इंटरनेशनल डॉन माना था, वह दरअसल एक अंडर कवर एजेंट था और इस तरह वह अपनी बेटी श्रेया के माथे पर लगा क्रिमिनल की बेटी का कलंक भी मिटा सकते थे। शाम होते होते अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलकर गुलेरिया हाउस पहुंची, मगर जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई वह यह देखकर हैरान हो गई कि करण गुलेरिया के सामने आकाश के माता पिता बैठे थे। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों बहुत गुस्से में थे। आकाश के पिता अनुपम गुलेरिया घर के सबसे बड़े भाई थे और अभी वह करण गुलेरिया के सामने बैठे थे। तभी अपना एक हाथ जोर से अपने सामने रखे टेबल पर मारते हुए करण गुलेरिया ने कहा, अब तो हद ही हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह की परवरिश कर रहे हो तुम आकाश की। माना कि आकाश हमारा बेटा है, मगर इतने सालों से तुम ही उसकी परवरिश कर रहे हो, और यह किस तरह की परवरिश है करण? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि बिना कुछ सोचे समझे तुम इस तरह का रिश्ता कबूल कैसे कर सकते हो। वह लड़की एक इंटरनेशनल डॉन की बेटी है, वह खून करके भाग चुका है, और तुम ऐसे आदमी की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी कैसे करवा सकते हो? करण ने अपने बड़े भाई अनुपम को शांत करते हुए कहा, देखो भैया, श्रेया एक बहुत अच्छी और नेक लड़की है।
मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। यह जरूरी नहीं कि माँ बाप की हर बुराई बच्चे में भी शामिल हो जाए, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ही है। करण की बातों में छुपा ताना आकाश के माँ बाप दोनों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए करण ने कहा, और रही बात कैलाश अधिकारी की, तो वह खून उसने किया ही नहीं था। यह बात तो अब सबके सामने साबित हो चुकी है। वह खून करने वाली औरत मधु गुप्ता थी। अनुपम गुलेरिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, वह चाहे जो कुछ भी हो, वह खानदान हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं है। अपने बड़े भाई की बात पर नाराजगी जताते हुए करण ने कहा, अगर उस खानदान की ताकत के बारे में तुम्हें जरा सा भी अंदाजा होता तो यह बात नहीं करते भैया। क्या तुम जानते हो कैलाश अधिकारी कौन है? उसका पावर क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तरह तरह के लोगों से मेरा वास्ता होता है। इतना जरूर जानता हूँ कि चाहे कैलाश अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, मगर उसके कुछ वसूल हैं जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े बाकी लोगों से काफ़ी अलग हैं। कभी किसी मासूम की जान नहीं ली कैलाश और उसकी गैंग ने। वो लोग सिर्फ उन्हीं पर दबाव बनाते हैं जो लोग गलत काम करते हैं। और हाँ, वक्त आने पर किसी को भी अपने सामने झुका सकता है कैलाश। यह जो बात अभी अभी आपने अपने मुंह से निकाली है, अगर वह किसी भी तरह कैलाश के कानों पर पड़ी तो अंजाम क्या होगा, यह तो मैं भी नहीं जानता। अनुपम इतना समझ चुके थे कि करण दबे हुए शब्दों में उन्हें धमकी दे रहे थे। अनुपम के बगल में बैठी उनकी बीवी चारू तीखी नजरों से करण को देखने लगी। करण यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बड़े भाई काफी कच्चे कान के थे और पूरी तरह से अपनी बीवी के कहे पर चलते थे। अगर उनकी बीवी उनको जरा से भी कान भर दे तो अनुपम बस उन्हीं की बात सुनकर सामने वाले पर बरस पड़ते थे। अनुपम कभी भी किसी और की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। आकाश के बचपन में ठीक यही हुआ था। छोटी छोटी बातों पर जब भी चारू अनुपम गुलेरिया के कान भरा करती थी तो बदले में वह आकाश को बहुत डांटते थे। एक छोटे से बच्चे के ऊपर इस तरह का क्या असर होगा, इस बात के बारे में कभी आकाश के माँ ने बाप ने सोचा ही नहीं था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक बार बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों मिलकर आकाश को गुलेरिया परिवार से बेदखल करना चाहते थे। तभी करण ने आकाश का बचाव करते हुए ऐसा होने से रोका था। करण को पहले से अपने भाई भाभी पसंद नहीं थे, मगर करण किसी भी तरह परिवार को जोड़कर रखना चाहते थे और परिवार की एकता में विश्वास रखते थे। इसलिए आज तक कभी करण ने पूरी तरह से अपने भाई भाभी के साथ रिश्ता तोड़ा नहीं था और अनुपम अपनी बीबी के साथ पुश्तैनी मकान में रहने चले गए। गुलेरिया परिवार के हर सदस्य की तरह अनुपम को भी हर महीने कंपनी से होने वाले प्रॉफिट से उनका हिस्सा मिल जाया करता था, मगर बाकी सदस्य उन्हें अनुपम का हिस्सा कहीं ज़्यादा बड़ा था। अनिका भी दूर खड़ी आकाश के माँ बाप की सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई माँ बाप अपने बच्चे की शादी पर इतने नाराज कैसे हो सकते थे। दोनों की आंखों में गुस्सा देखकर करण ने अनुपम से पूछा, कहिए आप क्या चाहते हैं भैया? तभी एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनुपम ने कहा, हम देश छोड़कर अमेरिका जाना चाहते हैं। अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, वहीं रहेंगे। तुम सारे इंतजाम करवा दो। कहीं न कहीं करण ने यह बात सुनते ही राहत की सांस ली। करण गुलेरिया मन ही मन सोचने लगे कि आज उनके भाई भाभी ने जो मांग की थी, काश वह मांग उन्होंने सालों पहले कर दी होती। वह खुशी खुशी उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में भिजवा देते। इससे ना ही आकाश को बार बार जिल्लत उठानी पड़ती और ना ही करण गुलेरिया पर यह इल्जाम लगता कि एक ही शहर में रहने के बावजूद करण ने माँ बाप से अपने बेटे को दूर कर दिया। आकाश काफी सालों से करण के साथ ही रहता था। करण ने अपने बाद गुलेरिया परिवार की गद्दी भी आकाश को ही सौंपी थी, मगर कहने वाले बस यही कहा करते थे क्योंकि करण के पास कोई वारिस नहीं था। इसलिए करण ने अपने ही भाई भाभी के बेटे को उनके खिलाफ भड़काकर अपने साथ कर लिया। मगर आज अपने भाई भाभी की डिमांड सुनकर कहीं न कहीं करण मन ही मन काफी खुश हो रहे थे। अगर वह दोनों देश छोड़कर चले जाते तो बार बार करण को लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। इससे पहले कि करण अपने भाई भाभी की बात का जवाब देते, तभी पीछे से एक आवाज उनके कानों पर पड़ी, हमें खुशी होगी आपके लिए सारी अरेंजमेंट करने में। जब करण ने मुड़कर देखा तो आकाश श्रेया का हाथ पकड़कर उनकी तरफ आ रहा था। आकाश ने अपने माँ बाप की सारी बातें सुन ली थी और देश छोड़कर जाने वाली बात सुनकर शायद आकाश भी उतना ही खुश था जितना करण गुलेरिया खुश थे। आकाश ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप दुनिया के किसी भी शहर को पसंद कीजिए, आपके लिए वहाँ घर गाड़ी सारी ऐशो आराम की चीज़ें अरेंज करवा दी जाएगी। आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपकी पूरी ज़िंदगी का जिम्मा गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी उठाएगा।
आकाश के ठीक बगल में खड़ी श्रेया यह सब बातें सुनकर काफी परेशान हो गई थी। श्रेया चाहती थी कि किसी भी तरह कोई चमत्कार हो जाए और आकाश के संबंध आकाश के माता पिता के साथ अच्छे हो जाएं। श्रेया ने अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप के प्यार के लिए तरसने में गुजार दी थी। वह जानती थी कि माँ बाप के प्यार का मतलब क्या होता है और आकाश के लिए वह यह खुशी चाहती थी, मगर वो जानती थी कि उसके सास ससुर के साथ सुलह करना आसान नहीं होने वाला था। तभी अचानक श्रेया की नज़र ठीक उसके सामने बैठी उसकी सास के ऊपर पड़ी। वह गुस्सा लिए तीखी नज़रों से श्रेया की ओर देख रही थी। दूर खड़ी अनिका को ऐसा लग रहा था कि अगर मौका मिले तो शायद चारू अपनी जगह से उठकर जोर से श्रेया को तमाचा जड़ देती। मगर तभी करण ने कहा, ठीक है, फिर सारा इंतजाम हो जाएगा। तुम अमेरिका में कौन से शहर में जाना चाहते हो यह बता देना, तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम हो जाएगा। अभी करण आकाश से कुछ बात करने ही जा रहे थे कि अचानक ही आकाश की माँ चारू ने करण की ओर देखकर कहा, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। हम जरूर यह देश छोड़कर चले जाएंगे। आप लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, मगर हाँ, शायद आप लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आप लोगों ने किसके साथ रिश्ता जोड़ा है, मगर हमें जरूर इस बात की चिंता है कि हमारी पोती किस वातावरण में अपना बचपन गुजारेगी। एक क्रिमिनल की बेटी हमारी पोती को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम दोनों हमारी पोती पिंकी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यह देश छोड़कर चले जाएंगे।